हरियाणा में ऑक्सीजन की कमी और बेड ना मिलने की समस्या से निपटने के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है। चंडीगढ़ में हरियाणा सिविल सचिवालय के 8वें फ्लोर पर इसको बनाया गया है, जिस पर 24 घंटे कर्मचारी काम कर रहे हैं। कंट्रोल रूम सोमवार दोपहर स्थापित किया गया और इस पर आज सुबह 12 बजे तक करीबन 20 से ज्यादा शिकायतें आ चुकी हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विपिन परमार। कोरोना की पल दर पल बदलती परिस्थितियों को लेकर सरकार और प्रशासन लगातार दिन रात काम कर रहा है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को ऑक्सीजन या बेड की जरूरत है और उसकी वजह से उसकी जान ना जाए, इसको लेकर चंडीगढ़ सिविल सचिवालय की 8वीं मंजिल पर यह स्टेट ऑक्सीजन कंट्रोल रूम जो है उसे बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम का महत्वपूर्ण काम यह है कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जो भी कॉल्स, एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जिसके तहत जो है प्रदेश के अलग अलग कोनों से जो भी कॉल्स आ रहे हैं उसके तहत जो है उसको रिस्पॉन्ड करते हुए व्यक्ति को अगर ऑक्सीजन की जरूरत है, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है या फिर व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत है या बेड की जरूरत है, उसको यहां पर जो है उस कंप्लेंट को दर्ज किया जाता है और उसके बाद उसको आगे फोर्थ एक्शन के लिए जो नोडल ऑफिसर्स हैं या फिर कंसर्न डीसीज हैं उनको भेजा जाता है। हमारे साथ करण जी मौजूद हैं यहां पर सुपरिटेंडेंट है। सर, क्या कुछ प्रक्रिया जो है आप देख सकते हैं, लगातार कॉल्स जो हैं वो आते हैं और इसी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है वो 3 शिफ्ट में यहां पर काम को जो है वो डिवाइड किया गया है। 24/7 24 घंटे 7 दिन लगातार ये जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वहां पर काम जो है वो किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप देख सकते हैं कि ये आंकड़े हैं, ये लोग कॉल कर रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही या फिर बेड नहीं मिल रहे, उनको वो तमाम चीजें मुहैया कराने का काम यहां से किया जा रहा है। करण जी, क्या किस तरह से ये प्रक्रिया है, कंट्रोल रूम कब स्थापित किया गया है और इसके तहत कितनी कॉल्स जो है वो रिसीव की गई हैं, क्या कुछ उसका निपटान किया गया? कंट्रोल रूम पिछले 4 दिन से काम कर रहा है 24/7। 3 शिफ्ट्स हैं, इसमें 8-8 घंटे का 3 शिफ्ट हैं। तीनों शिफ्टों में जितनी कॉल्स आती हैं ऑक्सीजन को लेके, बेड्स को लेके या हॉस्पिटलाइजेशन को लेके, उनको इस लेवल से कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स जो होते हैं वहाँ मैसेज कन्वे किया जाता है। वो आगे पेशेंट तक अटेंड करते हैं। अगर एडमिशन की जरूरत है एडमिशन करवाया जाता है, ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन सप्लाई भी दी जाती है। टोटल आंकड़ों का जहाँ तक के सवाल है तो सुबह 6 से अब तक तकरीबन मोर देन 20 कॉल्स हमने रिसीव की है और सभी समस्याओं को सॉर्ट आउट भी किया है। अगर बात करें जिस तरह से ये जो हेल्पलाइन नंबर है, मैं चाहूंगा आप एक बार दर्शकों के लिए जरूर बता दें क्योंकि हेल्पलाइन नंबर्स बेहद जरूरी हैं। प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जो कॉल्स आते हैं उसके लिए ये हेल्पलाइन नंबर जो है वो एक बार आप अगर दर्शकों को बता दें क्या हेल्पलाइन नंबर आपने यहाँ पर? दर्शकों के लिए मैं नंबर नोट कराना चाहूँगा 0172 2740 रिपीट करता हूँ 0172 27 40 833। ये कंट्रोल रूम है, स्टेट गवर्नमेंट का, सेक्रेटरीट में है 8th फ्लोर पे। तो अगर किसी किस्म की कोई इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है कोविड को लेके, तो कोई भी आदमी यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकता है, चाहे वो हॉस्पिटल हो या इंडिविजुअल हो। ऐसी परिस्थितियों में सरकार और प्रशासन लगातार काम कर रहा है। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। देश में ऑक्सीजन के संकट के बीच युद्ध स्तर पर सप्लाई भी जारी है। आज दिल्ली के गंगाराम और आरएमएल अस्पताल में ऑक्सीजन के टैंकर पहुंचे। हांगकांग से भी 1000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आ रहे हैं। भोपाल और जबलपुर में ट्रेन से ऑक्सीजन के टैंकर पहुंच रहे हैं। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो राहत भरी तस्वीरें। आज से 3 दिन पहले तक तस्वीरें थी जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे, टैंकर्स खाली पड़े हुए थे, ऑक्सीजन की कमी थी। मुंबई, गंगाराम, दिल्ली, भोपाल, जबलपुर, आरएमएल, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो सुकून देगी, जो आपको विश्वास दिलाएगी कि हां, सिस्टम वाकई काम कर रहा है। देर से आया है लेकिन अब ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। देश ही नहीं, बाहर से भी ऑक्सीजन इंपोर्ट हो रही है, ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। अभी मैं नहीं कहूंगा कि ग्राउंड पर चीजें सब कुछ ठीक है, लेकिन उस तरफ बढ़ चुकी हैं कि अगर इसी तरीके से प्रयास जारी रहेगा इंपोर्ट का, ऑक्सीजन सप्लाई का, तो अगले 4-5 दिन में हिंदुस्तान की स्थिति कुछ आरामदायक हो सकती है। देश में कोरोना के संकट के बीच दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी जोरों पर है। दिल्ली में जहां रेमडेसिविर के लिए कतारें लगी हुई हैं, वाराणसी में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इंदौर में रेमडेसिविर के 400 नकली इंजेक्शन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के पंजाबी बाग में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करते हुए 2 लोग अरेस्ट किए गए हैं। वहीं ग्वालियर में प्लाज्मा की कालाबाजारी करने वाले 2 लोग गिरफ्तार किए गए। 4 तस्वीरें, वो लोग जो मौत में भी कहीं ना कहीं सौदागिरी देख रहे हैं, जो मौत में भी कहीं ना कहीं बिजनेस करना चाह रहे हैं, चाहे वो रेमडेसिविर हो, दवाई हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो, कंस्ट्रक्मेंट हो, वो सब ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं या डुप्लीकेट बेच रहे हैं। पुलिस और प्रशासन भी बहुत सख्त है। जो आदमी भी जिसकी जानकारी मिल रही है उसको इस वक्त बख्शा नहीं जा रहा है।
इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी लगातार चल रही है। हम लगातार, हमारे पास एक बड़ा डॉक्टर्स का पैनल है। वापस चलते हैं अपने पैनल की तरफ। हमारे साथ डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर मोहसिन वली साहब है, जो कि सीनियर फिजिशियन है, वो हमसे जुड़े हैं। साथ ही साथ डॉक्टर शरद संघी भी हमारे साथ हैं, जो कि कोविड एक्सपर्ट है। डॉक्टर वली, आप 1 महीने लगेंगे और अभी आप कह सकते हैं इसी स्थिति को सुधरने में। जो लोग घर में हैं, परेशान हो रहे हैं, मानसिक परेशानी है, शक होता है कि कहीं कोविड ना हुआ हो, वो क्या करें घर पर? थैंक यू मुझे बताने के लिए। और आपकी ओपीडी बहुत अच्छी चले जी, बहुत शुक्रिया। वो उन तमाम लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए जो कोविड के शिकार हुए, मैं यही कहूंगा कि ये अभी वाला नहीं है। सेक्स यूनिवर्सिटी, IIT कानपुर और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, उनका सांख्यिक आकलन है, सांख्यिकी आकलन जो है उसमें यही एक तरह की निकल के आ रही है कि अभी इसका पीक भी है कि 2 हफ्ते लगेंगे। पीक आ भी जाएगा तो उसको भी नीचे जाते 1-1.5 महीना लगेगा। और ये ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कोरोना वायरस 2 साल के करीब इस दुनिया में रहेगा और वो बहुत तेजी से का मुकाबला करना है। और हमको नहीं हमको वैक्सीन प्रोडक्शन पे भी नजर है और इस डायरेक्शन में भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। अभी जो वैक्सीन अवेलेबल है उसको लेना है और आगे हमको और अच्छे वैक्सीन डेवलप करने पड़ेंगे, ताकि हम कोरोना जो ये बहरूपिया वायरस बन चुका है, जो अपने रूप बदल रहा है, उसका हम मुकाबला तेजी से कर सकें और हमारे वैक्सीन कोरोना के अगेंस्ट काम कर सकें। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अच्छी बात बताने जा रहा हूं कि एक यूनिवर्सल वैक्सीन डेवलप करने की तरफ रिसर्च हो रही है, जिसके लिए G7 कंट्रीज को साथ में लिया जा रहा है। और इट विल बी ए बिग प्रोजेक्ट ऑफ बिलियंस टू सेव ट्रिलियंस ड्यू टू कोविड इन्फेक्शन। बट टिल दैट टाइम, उस समय तक, जब तक कि हम कोरोना के वैक्सीन हमारे हाथ में है, और अच्छी खबर ये भी है कि स्पुतनिक वैक्सीन भी अवेलेबल होने जा रहा है सून इंडिया में, तो उन तीनों वैक्सीन के साथ हम कोरोना का मुकाबला करें और कोरोना से बचाव करें और सबसे ज्यादा मास्क के जरिए से अपना बचाव करें। मैं इस वक्त घर में हूं और मैंने मास्क लगाया हुआ है आपके लिए थोड़ा सा। डॉक्टर साहब देखिए, आपने क्योंकि मास्क लगाया, डॉक्टर पॉल ने भी यही कहा था कि अगर आप घर पर हैं तो आप मास्क लगा कर रखिए। तो डॉक्टर साहब क्या ये मानते हैं कि अब एयरबॉर्न है ही है, घर में अगर 4 सदस्य हैं, कोई सिम्टोमेटिक है नहीं है, असिम्टोमेटिक है नहीं है, मास्क आप लगाए रहिए? देखिए, ये सावधानी का एक्सट्रीम रूप है। हमको कोरोना दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, पहले हम कहते थे मास्क मत लगाइए, हाँ। आज हम इसी स्टेज में हैं कि कह रहे हैं मास्क घर में लगाइए। सी द डिफरेंस, सी द चेंज। ये क्या चेंज हो गया, ये कोरोना ने क्या धोखेधड़ी की है। तो हमको ये मान लेना है कि अगर हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, अगर हमारे छोटे बच्चे बाहर जा रहे हैं, अगर हमारे घर के एडल्ट्स कमाने दुकान पे दफ्तर में जा रहे हैं, तो वो लौट के आ रहे हैं और वो साइलेंट कैरियर बन के आ रहे हैं। ये हमको नहीं पता। उन साइलेंट कैरियर से बचने के लिए जो लोग घर में हैं, वो अगर मास्क लगा लें ताकि उनका इन्फेक्शन उनको ना आए, और वो जो बाहर से आ रहे हैं वो मास्क लगा लें ताकि वो जो इन्फेक्शन अगर कैरी कर रहे हैं साइलेंट। ठीक है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, दिनेश जुड़ गए हैं सिकंदराबाद से। दिनेश जी, आप अपना सवाल पूछिए। 6-7 मैंने 8 मार्च को कोविशील्ड लगाई थी। उन्होंने 5 तारीख फिर दिया, 5-4 को मैं गया तो वो बंद करने वाले थे, सबको मना कर रहे थे। अपने कल मैंने रिक्वेस्ट करी, साहब मैं दूर से आया, मेरे को लगा दीजिए। तो लगा चलो जल्दी लगवा लो, फिर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन बाद में हो जाएगा। उन्होंने कोवैक्सीन लगा दी, पहले कोविशील्ड लगी, दूसरी कोवैक्सीन लगा दी। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर शरद, दोनों वैक्सीन अलग अलग लड़ गई है। ये शायद पहली बार ऐसा मुझे लगता है दर्शक कोई जुड़ा होगा जो बता रहा है दोनों वैक्सीन लगी है, दोनों वैक्सीन अलग अलग लग गई है। नहीं, मैंने सवाल सुना नहीं क्योंकि क्लियर नहीं था। डॉक्टर साहब, सिकंदराबाद से दर्शक हैं, वो कह रहे हैं पहले में कोविशील्ड लगी, दूसरी बार कोवैक्सीन लग गई है, दोनों अलग अलग वैक्सीन लग गई हैं। तो अलग कैसे लगी? जो लगाया वो देखा नहीं उसने, जिसने लगाया?
डॉक्टर साहब अब ये सवाल है और बता रहे हैं कि दोनों वैक्सीन अलग अलग जल्दबाजी में लग गई है। अब बताइए क्या करें। जी। अब सवाल यही है कि नहीं, आप कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करना, वेट एंड वॉच ही करना है, कुछ नहीं करना है। और इतनी कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है, कोई इतनी डरने की बात नहीं। डॉक्टर वली, दोनों वैक्सीन अगर अलग अलग लग जाए उसके बाद शख्स को क्या करना चाहिए? ये इंतजार करना चाहिए और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, वो अपनी इम्यूनिटी बनाएगा, वो अपनी एंटीबॉडी बना चुका है पहला वाला। हाँ। तो कभी कभी एक एंटीबॉडी दूसरी एंटीबॉडी के साथ प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए उनको बिल्कुल घबराना नहीं है। और जो वैक्सीन लगी है उसकी भी, डॉक्टर साहब ने सही कहा, उसकी भी जिम्मेदारी होती है कौन सा वैक्सीन लगाना है। लेकिन हम अभी ये तैयारी कर रहे हैं कि जिनको पहली वैक्सीन कोविशील्ड या ये लग चुकी है तो उसको हम दूसरी वैक्सीन जो आ रही है रशियन, वो भी दे सकते हैं। तो इस पे काम हो रहा है, तो इसलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं है और डॉक्टर हो जाएगी उनकी, कोई घबराने की बात नहीं। ठीक है, घबराएं। डॉक्टर शरद, मैं ये समझना चाहूंगा, जब ये 1 मई से ये जो थर्ड फेज ऑफ वैक्सीनेशन शुरू होगा 18+ वाला, हम उम्मीद कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस तेज चलेगा। कोई एक आंकड़ा, कोई स्टडी कुछ आपको बताती हो कि हाँ इतने लोग वैक्सीनेट हो जाएं देश भर में तो कम से कम कोविड से लड़ने के लिए जो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम बढ़ेंगे वो जल्दी बढ़ पाएंगे? वो करीब वो फिगर है करीब 70%। 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन? यस। हाँ, मतलब आपका कहना है कि लगभग 70% लोग अगर वैक्सीनेट हो जाएं तो हर्ड इम्यूनिटी। डॉक्टर वली, कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें आप? बट उसके लिए हमें बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन चल रहा है, लोग आ रहे हैं और हम पता नहीं क्यों स्लो हो गए इसमें शुरू दिन से ही मुझे लग रहा था कि लोग स्लो हो गए। तो ये हमें इसकी स्पीड, इसकी रफ्तार को बढ़ाना पड़ेगा, इसका कैचमेंट एरिया बढ़ाना पड़ेगा। हमें ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर, जैसे हम 2 बूंद पोलियो के एक दिन में पिला देते थे सारे देश के बच्चों को, उस तरह का कुछ करना पड़ेगा, वो वाला काम करना पड़ेगा, तेजी लानी पड़ेगी। वैक्सीनेशन ही हमारे पास एक कवच है, एक रुकावट है, एक कोरोना को हराने का सॉलिड तरीका है। इससे पहले कि वैक्सीन की कारगर या क्षमता, कारगर रहने की क्षमता कम हो जाए या न्यू म्यूटेंट्स आ जाए, हमको बहुत तेजी से वैक्सीनेशन में लोगों को पकड़ के करना है। उनको भी आगे आना है, हमको भी पकड़ना है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक दर्शक मोहन जुड़ गए हैं दिल्ली से। मोहन जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, मेरे को ये सेकंड डोज लगवानी थी कोविशील्ड की, लेकिन हॉस्पिटल अब मना कर रहा है सेकंड डोज लगवाने की। और पहला डोज लग चुका है और दूसरा डोज 28 से 40 दिन के बीच में लगवाना जरूरी है और हॉस्पिटल अब मना कर रहा है। मुझे जानकारी चाहिए थी कि मैं सेकंड डोज कहाँ से लगवाऊं फिर। डॉक्टर वली साहब, आप आंसर कर सकते हैं, दिल्ली का ही मामला है। आपको वहां जाना बिल्कुल जरूरी नहीं है जहां से आपने लगवाई थी। कोविशील्ड बहुत फ्रीली लग रहा है, हमारे पास खत्म नहीं हुआ है और अभी खत्म भी नहीं होगा। इसलिए आप एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह प्लीज मालूम कर लीजिए। अब जब आपने इतना पता लगा ही लिया है कि आपको कोविशील्ड लग जाए, आप अनभिज्ञ नहीं है अपनी वैक्सीनेशन से, तो थोड़ा सा और अभी रिसर्च कर लीजिए कि पड़ोस में और कहाँ मिल रहा है। लगेगा और बिल्कुल लगेगा। और हमारे पास ये दोनों ब्रांड वैक्सीन के रहेंगे, क्योंकि इन दोनों के बारे में ये चीज है कि ये जो वेरिएंट्स है उन पर भी इफेक्टिव है। खासतौर से कोवैक्सीन के बारे में तो ये लिखित में हम दे सकते हैं और कोविशील्ड भी उसको भी इससे बचाव देता है और 71% के करीब इम्यूनिटी देता है। तो इसके बारे में आप प्लीज पता लगाइए और सिस्टम में आ जाइए। सिस्टम में एक बार आ जाएंगे आप तो आपको वैक्सीनेशन मिल जाएगा। ठीक है डॉक्टर शरद, वापस आपके पास आऊंगा। डॉक्टर वली साहब ने ये बात कही कि आप घर में हैं, मास्क लगा लीजिए साहब, कोई दिक्कत नहीं। देखिए डॉक्टर वली साहब के पास भी मास्क है, जब वो आंसर दे रहे हैं तब तक मास्क हटा दे रहे हैं, मुझे लगता है अकेले होंगे। तो क्या ये एक नॉर्मल एसओपी होना चाहिए कि घर से बाहर 2 मास्क, घर के अंदर 1 मास्क? जी, और एक आप इस माध्यम से और भी एक चीज कहना चाहूंगा कि जैसे घर के बाहर जाएं तो 2 मास्क भी लोग गलत लगाते हैं। कपड़े का जो मास्क होता है वो काम नहीं करता, या तो सर्जिकल मास्क यूज करें या N95 करें। अगर एक N95 है तो दूसरा भी N95 या सर्जिकल मास्क, और एक सर्जिकल मास्क है तो दूसरा भी सर्जिकल मास्क ही होना चाहिए। कपड़े का मास्क बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि बहुत लोग मैं देखता हूं कपड़े का मास्क यूज करते हैं जो कि बिल्कुल काम नहीं करता। आजकल तो हम देख रहे हैं दूसरी बात, डॉक्टर साहब इसी में मैं समझना पहले चाहता हूं।
जो कपड़े के मास्क हैं वो तो आप देखिए जी। 50% लोग हैं जिस कलर की शर्ट पहनते हैं उसी कलर का मास्क लगाते हैं। डिजाइनर है, फूल पत्ती उस पे लगे हुए हैं, कई सारे अच्छे खूबसूरत जिसमें पेंटिंग्स बने हैं, वो मास्क खूब चल रहे हैं और खूब लोग उसको पहन रहे हैं। और आपका मानना है वो मास्क बिल्कुल बेकार है, नहीं पहनना चाहिए कपड़े वाला मास्क? बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, बिल्कुल बेकार, यूजलेस, एब्सोल्युटली। अब आप बताए थे डॉक्टर साहब कि अगर आप एक N95 पहने तो दूसरा मास्क भी N95 पहनिए, अगर एक सर्जिकल मास्क है तो दूसरा मास्क भी सर्जिकल ही होना चाहिए। वो ज्यादा बेटर रहता है, नहीं तो आप ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं, एक सर्जिकल मास्क और एक N95। ये कपड़े का मास्क बिल्कुल बेकार है। और दूसरी बात जो आपका सवाल था कि घर में क्या करें, हाँ। अगर आप घर में जैसे कि रूम में आइसोलेटेड है, जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं डॉक्टर हूं, अभी तक तो मैं क्लिनिक जा रहा था ऑन एंड ऑफ कभी कभी, लेकिन अब मैंने क्लिनिक बंद कर दिया है। बट मैं शुरू से ही जब से मैं बाहर जा रहा था मैं आइसोलेटेड था रूम में। जब रूम के अंदर होता हूं तो मास्क नहीं यूज करता हूं, जैसे ही मैं रूम खोलता हूं या कोई मेरे पास कुछ बात करने या मिलने के लिए दूर से आता है तो मैं इमीडिएटली मास्क लगा लेता हूं। और वो भी जो भी आता है उसको भी इंस्ट्रक्शन है कि वो भी मास्क लगाए। डॉक्टर साहब अब इस वक्त अब जो एक प्रेशर होगा वो डॉक्टर्स के भी ऊपर होगा। ये सवाल शायद दर्शकों का नहीं है, मेरा अपना सवाल है। जो लोग डील कर रहे हैं डॉक्टर साहब, जो कोविड वार्ड्स में हैं, जो डॉक्टर्स कोविड वार्ड्स में हैं, जो सीनियर रेसिडेंट्स हैं, आप जो 3rd ईयर के आप बच्चे हैं, उनकी भी ड्यूटीज लग रही है। तो जो नए आप कह सकते हैं जो नया बैच है डॉक्टर्स का जो कोविड वार्ड्स में ड्यूटी कर रहा है, कई बार हॉस्पिटल्स में रहता है, कॉलेजेस में रहता है, उन नए डॉक्टर्स को आपका क्या संदेश है? देखिए उनको यही संदेश है कि जब वो, अब ये डिपेंड करता है कि कितनी लंबी ड्यूटी है। अगर तो 10-10 दिन कंटिन्यूअस ड्यूटी है तो मेरा उनको संदेश है कि वो हॉस्टल में ही रहें, घर पे ना आए, और जब ड्यूटी खत्म हो जाए तो क्वारंटाइन करके ही घर पर आए। दूसरी बात, डेली कोशिश करके कुछ जैसे कि सैलेड्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह सेवन करते रहें, विटामिन लेते रहें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहें, ये सब करते रहें। मास्क का बाकी तो वो करेंगे ही यूज। दूसरी बात, बहुत बड़ी बात, 6 घंटे की नींद जरूर लें अगर ले सकते हैं, और टेंशन बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि एंजाइटी से या स्ट्रेस से, मेंटल एंजाइटी से इम्यूनिटी लो हो जाती है। हमें अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है। ठीक है डॉक्टर वली, आप क्या रिकमेंड करेंगे उन डॉक्टर्स को जो 10-10, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे कोविड वार्ड्स में हैं, लगातार सेवा कर रहे हैं मरीजों की? देखिए वो बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड हैं और वो ये वायरस जैसे ज्यादा लीथल हो गया है, ज्यादा इसकी इंफेक्टिविटी बढ़ गई है और इसकी जो पावर है चिपकने की ह्यूमन सेल से वो बढ़ गई है, तो बहुत ज्यादा बड़े खतरे में है, वो बहुत ज्यादा बड़े खतरे में है। मैं बार बार कहूंगा, उन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क किया हुआ है, उनके लिए सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन ये है, मेरा रिक्वेस्ट ये है मेरा, कि वो अपने मास्क को बिल्कुल ना छुए, ना मास्क को उतारें। चाय वाय भी तो पीते ही नहीं वो बेचारे वार्ड में, वो तो सब भूल गए हैं, नर्सेज भी हमारी भूल गई हैं। तो अपने मास्क को एक बार लगाने के बाद उतारे नहीं, सारा खतरा मास्क को बीच में उतार कर दोबारा पहनने से होता है। नंबर 1, नंबर 2, हैंड सैनिटाइजेशन पक्का रखें अपना। हाँ। और मास्क बिल्कुल टाइट होना चाहिए। मास्क का चश्मे के अंदर मुंह की भाप जाए और चश्मा फॉग हो जाए, ये इसकी पहचान है कि मास्क मेरा टाइट है। अगर चश्मा फॉग ही हो रहा है और चश्मे में मुंह की भाप जा रही है, या नाक पे से मास्क जो है वो टाइट नहीं है, तो बहुत बड़ा खतरा है वार्ड में जाने का, क्योंकि अब हम एयरबोर्न की बात कर रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2 ये है कि ठीक है। एक डॉक्टर वली साहब, एक चेंज करें। दर्शक हमसे जुड़े हैं, दीपक दिल्ली से। दीपक जी, आप अपना सवाल पूछिए। सर मेरा ये सवाल है कि मेरे फादर को पहला डोज लगे 28 दिन हो चुके हैं, और जिस हॉस्पिटल से कोविशील्ड की पहली डोज लगवाई थी उन्होंने कहा था कि 28 से 4 दिन के बाद आके दूसरा डोज लगवा लेना, लेकिन अब हॉस्पिटल मना कर रहा है कि हमारे पास दवाई खत्म हो गई है। डॉक्टर शरद, ये देखिए, आप आधी घंटे में ये दूसरा सवाल आया है कि जहां से आपने लगाया है वहां डोजेस नहीं है, और कैलकुलेशंस और एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि 1 तारीख के बाद जब मैसिव वैक्सीनेशन शुरू होगा तो ये क्योस लगाया जा रहा है कि उतना प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा देश में। ये तो पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है, बट एक चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसको भी पहला डोज लगा है उसकी एक सर्टिफिकेट होती है, एक आईडी होती है, रेफरेंस आईडी, वो जरूर साथ में रखें ताकि उससे हमें पता चल जाए कि उसको पहला डोज लगा है या कौन सा लगा है।
कहीं कहीं और भी जा सकते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि अब ऐसा ना हो कि 1 तारीख से जब मैसिव ड्राइव शुरू हो तो वैक्सीन की भी ऐसा ना हो कि कमी हो देश में। नहीं, लेकिन रजिस्ट्रेशन देखिए आज से शुरू हो गया। मेरी डॉटर ने भी, शी इज 21, उसने भी आज रजिस्टर किया है, तो रजिस्ट्रेशन करके ही प्लीज आप जाएं। cowin.gov.in है, उसमें आरोग्य सेतु, उसमें दोनों में आप रजिस्टर कर सकते हैं। बिल्कुल कोशिश है डॉक्टर साहब, लेकिन इस समय जो सर्वर्स हैं अब दोनों ऐप्स के, वो मुझे लगता है ओवरलोडेड है, शायद इसलिए काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर वली साहब, दिल्ली में हम देख रहे हैं ऑक्सीजन की कमी अभी भी बनी हुई है। जिस हिसाब से ऑक्सीजन इंपोर्ट हो रही है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आ रहे हैं, बेड्स बन रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर साहब आज भी पेशेंट्स परेशान हैं, कहीं बेड्स नहीं है। क्या करें पेशेंट्स? पेशेंट तो देखिए घर में बहुत ज्यादा पेशेंट घर में अपने को मैनेज कर रहे हैं और बहुत ज्यादा समझदार हो चुके हैं इस 1 महीने में पेशेंट। और मुझे जो फोन आ रहे हैं, पेशेंट को दवाई भी पता है और ऑक्सीजन सेचुरेशन के लेवल्स भी पता है। बहुत से हमको पता ही नहीं है, डाटा बाहर ही नहीं आ रहा है कि कितने ज्यादा पेशेंट घर पे अपना ट्रीटमेंट खुद कर रहे हैं। और हमारे और जैसे डॉक्टर्स जो हैं वो उनको घर पे प्रधानमंत्री जी की एडवाइस को फॉलो करते हुए टेली कंसल्टेशन कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी तादाद है, इसकी बहुत बड़ी तादाद है, जो अगर बाहर निकल आए तो त्राही मच जाएगी। तो मैं उन सब लोगों को मुबारकबाद देता हूं जो घर पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं और अपना इलाज कर रहे हैं, और ये और बढ़ना चाहिए। और इसमें ऑक्सीजन की, जैसे कि आपने बताया, कमी को, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को हमको बहुत बढ़ाना पड़ेगा। और मैंने शुरू के प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि कुछ लोगों ने बॉटल्स, ऑक्सीजन सिलेंडर की बॉटल्स, मतलब ऑक्सीजन के सिलेंडर जो हैं वो घर में एहतियातन रख लिए हैं। ऐसा ना करें, जिनको जरूरत हो उनको मिल जाए। इसके लिए ऑक्सीजन की जो भरने वाली ये बॉटल्स हैं, जिनको हम बॉटल्स कहते हैं, टेक्निकली छोटे सिलेंडर कहते हैं, जो बेड साइड रखते हैं, जैसे आप दिखा रहे हैं, तो उन सिलेंडर्स का मार्केट में सर्कुलेशन में होना बहुत जरूरी है। तीसरा, हमारे हॉस्पिटल्स अभी नए बन रहे हैं, अभी बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनने जा रहे हैं, इसलिए नाउम्मीद ना होइए। और चौथा ये है कि जो आप अपनी जो उसकी वो है अवेलेबिलिटी बेड की देख के फिर जाइए हॉस्पिटल। जो मुझे लगता है कि आप शायद कामयाब होंगे बेड मिलने में, अगर आपको जरूरत है। और धैर्य रखें, धैर्य न खोएं। कोरोना जो है एकदम सडनली नहीं बढ़ता है, और शुरू के दिनों में कोरोना से लापरवाही न करें। शुरू के दिनों में ज्यादा सतर्क रहें, क्योंकि पहले 5 दिन में अगर हमने इसका सही दवा से इलाज कर लिया, जो कि अवेलेबल है, हम पहले ये कहते थे इसकी कोई दवा नहीं है, शायद उससे भी बहुत डैमेज हुआ है। इसकी दवा है, सबसे बड़ी दवा ऑक्सीजन है। उसके बाद जो डॉक्टर्स दवा दे रहे हैं अपने ज्ञान और विवेक से, वो दवाएं हैं और उनसे फायदा हो रहा है। और रेमडेसिविर को भी मत स्टोर करिए, टोक्लिज़ुमैब को भी मत स्टोर करिए। आप सिर्फ अपने धैर्य को स्टोर करिए, धैर्य से रहिए। और अगर आपकी एज साथ देती है और आपको दूसरी बीमारियां नहीं है, ठीक है डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर वली, डॉक्टर शरद, आप दोनों हमारे साथ रहिए। इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी चलती रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।